आज की दुनिया में हम अपने आसपास कई तरह के लोगों को देखते हैं जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छे या बुरे होते हैं। हर कंट्री में हर तरह के क्राइम के लिए कानून मौजूद है, लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर किसी इंसान ने कोई बहुत बड़ा हैवानियत जैसा क्राइम किया हो, जैसे किसी दूसरे इंसान को मार कर खा गया हो, उसके साथ नरभक्षण किया हो या कैनिबलिज्म, और वो इंसान आपके आसपास ही घूम रहा हो और इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ जी रहा हो, और जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ उसे एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाए। ये सुनने में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है कि कैसे एक ऐसे इंसान को सेलिब्रिटी समझा जा सकता है जिसने कि निर्भक्षण किया हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही किलर के बारे में बताऊंगा जिसे हम मैन ईटर कह सकते हैं। तो अब आते हैं सीधा टॉपिक पर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम जिस किलर की बात कर रहे हैं उसका नाम है इसाई सागावा, जिसका जन्म 26 अप्रैल 1949 में जापान के शहर कोबे में ह्योगो नाम की जगह पर हुआ था, एक वेल्थी रिच फैमिली में। सागावा के पिता एक बिजनेसमैन थे। इसाई सागावा का जन्म काफ़ी पहले ही हो गया था, यानी कि एक नॉर्मल बेबी की डिलीवरी 9 मंथ में होती है, लेकिन सागावा सिर्फ 7 मंथ का था जब उसका जन्म हुआ था, जिसकी वजह से सागावा फिजिकली वीक रहा। सागावा को बचपन में स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बीमारी हो गई थी। सागावा को ऐसे मेडिसिन पोटेशियम और कैल्शियम के इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिसके कारण सागावा उस बीमारी से तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ने उसका लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट पैदा कर दिया। सागावा की हाइट बहुत कम थी और सागावा फिजिकली तो वीक था ही। जब उसका एडमिशन कामाकुरा के कानागावा स्कूल में हुआ तब सागावा ने वहाँ काफ़ी ऊंची हाइट के स्टूडेंट्स भी देखे जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। डेट टाइम सागावा के मन में वहाँ गर्ल स्टूडेंट के लंबे पैरों को देखकर उन्हें खाने की डिज़ायर्स हुई। अब आप सोच सकते हो कि सागावा ने बचपन से ही कैनिबलिज्म डिज़ायर्स के बीच अपने माइंड में बो दिए थे। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होने के कारण शायद वो कभी इन सब चीज़ों को किसी को नहीं बता पाया। उसे शायद खुद पता नहीं होगा आगे चल के किस डिज़ायर्स का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 24 साल की एज में सागावा ने टोक्यो के वाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां पर वो अपने लिटरेचर की स्टडी कर रहा था। सागावा के अंदर साइको होने के पहले डाउट वहीं से मिलते हैं जब सागावा को अपनी यूनिवर्सिटी में एक लंबी जर्मन लड़की दिखती है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, और सागावा के माइंड में उस लड़की के पैरों को खाने की डिज़ायर्स आती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन के अकॉर्डिंग मुमकिन ही नहीं है। सागावा यूनिवर्सिटी से उस जर्मन लड़की का पीछा करता है और उसे फॉलो करते करते उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। उसे बस उस जर्मन लड़की के पैरों को खाने की डिज़ायर्स थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की के पास जाता है वो सडनली जाग जाती है और सागावा को फर्श पर धक्का देकर गिरा देती है, और जर्मन लड़की सागावा पर रेप अटेम्प्ट का केस कर देती है। बट सागावा उस इंटेंशन से उस लड़की के अपार्टमेंट में नहीं घुसा था, उसका इंटेंशन तो कुछ और था, लेकिन सागावा किसी को भी ये नहीं बता सका। पुलिस सागावा को पकड़कर ले जाती है। सागावा के फादर जो रिस थे वो उस लड़की को कैसे भी समझाकर केस वापस लेने के लिए मना लेते हैं, जिसके बाद सागावा को छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचो कि सागावा को हम एक साइको किलर कह सकते हैं और एक मैन ईटर भी। ईयर 1977 सागावा फ्रांस चला जाता है, पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए, जहाँ सागावा बताता है कि वो हर रात अपने अपार्टमेंट में एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर आता था और उन्हें गोली मारने की कोशिश करता था, बट किसी रीज़न से उसके हाथ जम जाते थे, जिसकी वजह से वो गोली नहीं चला पाता था। उसके हाथ ट्रिगर पर आकर रुक जाते थे, और हर रात एक प्रोस्टिट्यूट को लाना और उन्हें जान से मारने की कोशिश करना ये शो करता है सागावा के उस डिज़ायर्स को जिसको वो अब तक पूरा नहीं कर पाया था, यानी किसी इंसान को मार कर खाना, उसके साथ कैनिबलिज्म करना। सागावा पेरिस की जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था वहाँ उसकी मुलाकात एक फ्रेंच लड़की से होती है जिसका नाम रेनी हार्टवेल्ड था, जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और उसकी हाइट भी काफ़ी लंबी थी। सागावा को रेनी हार्टवेल्ड पसंद आ जाती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर सागावा रेनी हार्टवेल्ड से कहता है कि क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में चलकर मेरा असाइनमेंट बनाने में हेल्प करोगी, और क्या तुम मुझे फ्रेंच पोइट्री को ट्रांसलेट करके समझाओगी। रेनी हार्टवेल्ड सागावा की बात मान लेती है और वो दोनों सागावा के 10 रूए रेंगुलर अपार्टमेंट में जाते हैं। सागावा ने बहुत पहले से रेनी हार्टवेल्ड को अपने कैनिबलिज्म विक्टिम बनाने की प्लानिंग कर रखी थी, जिसे वो आज पूरा करने वाला था। रेनी हार्टवेल्ड सागावा अपार्टमेंट में उसके रूम पहुंचते हैं और रेनी हार्टवेल्ड सागावा की तरफ अपनी पीठ करके बैठ जाती है और उसे फ्रेंच पोइट्री को ट्रांसलेट करके समझाती है। तभी सागावा अपने प्लान के अकॉर्डिंग गन को बाहर निकालता है और कुछ टाइम में क्या होने वाला है रेनी हार्टवेल्ड के साथ उसे कुछ नहीं पता। तभी सागावा रेनी हार्टवेल्ड की नेक पर गन रखकर उसे शूट कर देता है। सागावा को थोड़े टाइम के लिए यकीन ही नहीं होता है कि उसने रेनी को मार दिया है। तभी सडनली सागावा बेहोश हो जाता है। कमरे में हर तरफ रेनी का ब्लड पड़ा हुआ और सागावा नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद सागावा को होश आता है और समझ आता है कि उसने क्या किया है। फिर वो रेनी के पैरों को अपने दांतों से काट कर खाने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर वो मार्केट जाता है और वहाँ से काफ़ी बड़े नाइफ खरीद कर लाता है
जिससे कि वो रैनी की बॉडी को काट सके। फिर वो रैनी हार्टवेल्ड की बॉडी को कई पार्ट्स में काट कर डिवाइड करता है और फिर वो उन्हें खाना शुरू करता है। वो कई पार्ट्स को तो ऐसे ही खा जाता है, लेकिन वो कई पार्ट्स को बनाकर खाता है। जब उसे लगता है कि अब कुछ दिनों में उसकी बॉडी की स्मेल हर तरफ फैल जाएगी, तो वो बॉडी के कई पार्ट्स को 2 बैग्स में भरता है और बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रख देता है। सागावा अपने अपार्टमेंट के पास से एक टैक्सी लेता है। उसका प्लान था कि वो उन बैग्स को शहर के एक लेक में फेंक देगा। तभी टैक्सी ड्राइवर उससे कहता है कि क्या इन बैग्स में कोई डेड बॉडी है, बट सागावा कहता है नहीं, इनमें सिर्फ बुक्स हैं। सागावा हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है ताकि किसी को उस पर डाउट ना हो। सागावा एक लेक के पास टैक्सी से उतर जाता है और वो उन बैग्स को लेकर लेक के पास धीरे धीरे चलता है। लेक के पास ही बेंच पर एक ओल्ड कपल बैठा होता है जो सागावा को देखते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि एशियन आदमी इतने बड़े बैग्स लेकर एक लेक के पास क्या करने आया है। वो ओल्ड कपल पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। तभी सागावा उन बैग्स को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन बैग्स को सिंक होने से पहले निकाल लेती है और बैग्स ओपन करते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जो रैनी हार्टवेल्ड के होते हैं, जो पिछले 2 दिनों से मिसिंग थी। अब पुलिस जल्दी से जल्दी सागावा को पकड़ने की कोशिश करती है। वो टैक्सी कंपनी के थ्रू उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता लगाते हैं जिसने कि सागावा को उस लेक पर ड्रॉप किया था। फिर उस टैक्सी ड्राइवर से सागावा के बारे में पूछा जाता है। टैक्सी ड्राइवर पुलिस को बताता है कि उसने सागावा को किस अपार्टमेंट से पिक किया था। फिर पुलिस सागावा को पकड़ लेती है और उससे बहुत पूछताछ की जाती है और सागावा कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने ही रैनी हार्टवेल्ड को मारा था और उसे खाया भी। पेरिस में न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि पेरिस शहर में एक मैन ईटर रह रहा था। कब से और कैसे उसने एक पेरिस सिटीजन रैनी हार्टवेल्ड को मार दिया और उसे खा गया। हर न्यूज़पेपर मीडिया में यही न्यूज़ चल रही थी। सागावा ने जब से कैनिबलिज्म मर्डर को कन्फेस किया तब उसे एज अ मेंटल की तरह लिया गया, जिसके ऊपर केस तो हुए बट उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उसे रखा गया करीब 2 साल तक। पेरिस की पब्लिक ने इस बात का विरोध किया कि आप ऐसे इंसान को कैसे हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रख सकते हो और आप उस पर पब्लिक के टैक्स के पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपना बयान देती है कि इसमें पब्लिक पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, ये पैसे गवर्नमेंट के ही हैं। सागावा के फादर जो काफ़ी रिच पर्सन थे, उन्होंने वहाँ के सबसे हाई फाई वकील को हायर किया सागावा को इस केस से बाहर निकालने के लिए। वकील ने पब्लिक की प्रॉब्लम को समझते हुए ये बात रखी गवर्नमेंट के सामने। अगर इसे मेंटल हॉस्पिटल में ही रखना है तो क्यों ना इसे जापान के ही मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। जिसके बाद गवर्नमेंट को सागावा को वहाँ से तो निकालना ही था, तो गवर्नमेंट ऐसा ही करती है और सागावा को जापान के मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ उसकी ट्रीटमेंट हुई। और कई सालों के बाद डॉक्टर सागावा के नॉर्मल होने की रिपोर्ट्स देकर उसे मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज़ कर देते हैं। फिर सागावा अपनी फैमिली के पास वापस लौट आता है, जिसके बाद सागावा एक नॉर्मल पर्सन के जैसा जीता है, यानी कि अब वो बदल चुका था और खुद को भी इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। 1986 में जब वो जेल से रिलीज हो जाता है, उसके बाद वो अपनी लाइफ की पहली बुक लिखता है, जिसे उसने रैनी हार्टवेल्ड और अपने डिज़ायर्स के ऊपर लिखा था, जिसमें उसने हर चीज़ को एक एक पॉइंट के साथ लिखा कि कैसे उसके अंदर ये डिज़ायर्स आई, कैसे उसे सबसे पहले अपनी मॉम के पैरों को देखकर उसे खाने की डिज़ायर्स हुई और कैसे उसने रैनी हार्टवेल्ड को मारा और कैसे उसके पैरों को खाया। सागावा की बुक काफ़ी हिट हो गई और उसे जापान में पैंग और द कोबे कैनिबल कहा जाने लगा। अपनी पहली बुक के बाद उसने 18 और बुक्स लिखी। धीरे धीरे उसे जापान में कई मूवीज़ में रोल मिल गया, कई सारी मैगजीन्स में उसकी फ़ोटो छपी। 1990s तक वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। उसे कई सारे फूड कंपटीशन में चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाता था। सागावा जिसने कि कैनिबलिज्म किया था, उसे उस टाइम जापान में एज सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाने लगा था। एट द एज ऑफ 70 सागावा के कई सारे इंटरव्यू लिए जा चुके थे, जिसमें वो बताता था कि अब उसके अंदर पैरों को देखकर उसे खाने की डिज़ायर्स अब भी होती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश करता है। सागावा आज भी जिंदा है, जापान के एक छोटे से शहर में अपनी बची हुई लाइफ बिता रहा है। लोग अब भी उससे मिलते हैं तो उसे वही मैन ईटर के जैसे देखते हैं, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से सागावा ने किसी को नहीं मारा, ना किसी को मार कर खाया, बट उसका वो इंसिडेंट आज भी लोगों को शॉक कर देता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट करना ना भूलें।